नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोध आरएस में। और आज हम राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था एक टॉपिक जो है आरएस का, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा राज्य की राजनीतिक व्यवस्था से रिलेटेड, उसमें हम देखेंगे राज्यपाल को आज। दोस्तों, राज्यपाल जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन दोनों तरीके से बनते हैं। एक तो जो अब तक राज्यपाल रहे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, भिन्न भिन्न उनके बीच से उठा ली जाती हैं विशेषताएं। और एक उनसे रिलेटेड जो संवैधानिक जो भी आर्टिकल अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित होते हैं, उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट से हम जो है इसमें देखेंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहले जो राज्यपाल से टॉपिक से पूछे गए प्रश्न है उनको एक बार देख लेते हैं, जिसमें जैसे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा होगा, या फिर भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, राजस्थान के निम्नांकित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं। इन सबका जो है आंसर आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में मिलेगा। राजस्थान के निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करवाया गया था। एक में ये पूछा गया था दोस्तों कि एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्री में राज्य सरकार के कार्य का आवंटन करता है, कौन करता है। तो दोस्तों ये जो है पूछना चाह रहे हैं कि भाई मंत्रियों के बीच कार्य का आवंटन कौन करता है। और गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल किस डेट में नियुक्त किया गया था, ये भी पूछ लिया गया था। फिक्स डेट उसकी पूछी गई थी एकदम। और एक क्वेश्चन जो हाल के वर्षों का है कि राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह जी की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इन सब के आंसर देखने के लिए हम शुरुआत करते हैं हमारी स्लाइड से। और जो है दोस्तों, हम पहले शुरुआत करते हैं राज्यपालों से कि कौन कौन हमारे यहाँ राज्यपाल रहे और उनके कब कार्यकाल थे और क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। तो दोस्तों, आज की डेट में श्री कलराज मिश्रा जी राजस्थान के राज्यपाल हैं। और इन्होंने जो है जो राज्यपाल का चार्ज है या जो राज्यपाल की ऑफिस है, इसको इन्होंने अज्यूम किया था 9 सितंबर 2019 को दोस्तों। अब पहला जो है वो नाम आता है राज प्रमुख श्री सवाई मान सिंह का। सवाई मान सिंह जो थे वो राज प्रमुख थे, राज्यपाल नहीं थे, क्योंकि दोस्तों ये 30 मार्च 1949 को राज्य प्रमुख बनाए गए थे। और उस टाइम पे राज्यपाल का पद जो है सृजित नहीं हुआ था। और जो है 1956 तक ये राज्य प्रमुख ही रहे, क्योंकि जो राजस्थान का संपूर्ण गठन हुआ है, एकीकरण हुआ है, वो प्रक्रिया 1956 में 1 नवंबर को जाके पूर्ण हुई थी। इसलिए जो है 1 नवंबर 1956 से पहले 31 अक्टूबर 1956 तक राज प्रमुख का ही पद था। और सवाई मान सिंह जो है हमारे राज प्रमुख थे। सवाई मान सिंह जी जयपुर के जो है अंतिम महाराजा थे आजादी से पहले तक। दोस्तों, इनका जो सवाई मान सिंह जी हैं, इनका जो मूल नाम था वो था कुंवर श्री मोर मुकुट सिंह जी। कुंवर श्री मोर मुकुट सिंह जी ये ईसरदा की जो जागीर थी इनकी, वहाँ के जो है इनकी पैदाइश थी। और इनको जो जयपुर के राजा थे सवाई माधो सिंह, उन्होंने गोद लिया था, क्योंकि सवाई माधो सिंह के कोई संतान नहीं थी। और दोस्तों, जो सवाई मानसिंह जी हैं, ये इनको 17 तोपों की सलामी दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा। और ये पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 1933 में इन्होंने जो है इंग्लैंड में इंडियन पोलो टीम को जीत दिलवाई थी। और इनकी कप्तानी में ही जो है विश्व गोल्ड कप चैंपियनशिप जो है इंडियन पोलो टीम जीती थी। तो दोस्तों, पोलो के जो है जाने माने खिलाड़ी थे सवाई मान सिंह जी। और इनके बारे में एक फैक्ट और है दोस्तों कि ये स्पेन में भारत के राजदूत रहे थे। जो सवाई मान सिंह जी सन 1965 से 70 तक 5 साल स्पेन में भारत के राजदूत रहे। अब 31 अक्टूबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण होते ही राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और इन्होंने राज्य प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया। और जो है पहले राज्यपाल के रूप में सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान नियुक्त किया गया। 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1962 तक ये जो है राज्यपाल राजस्थान में रहे दोस्तों।
गुरमुख निहाल सिंह जी जो थे, ये राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे और 1955 से 56 तक ये दिल्ली के राज्यपाल रहे, सॉरी दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये सुझाव दिया कि दिल्ली को यूनियन टेरिटरी यूटी बना दिया जाए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर दिल्ली को यूटी बना दिया गया और वहां से चीफ मिनिस्टर का पद समाप्त कर दिया गया, क्योंकि तब तक दिल्ली में विधानसभा का गठन नहीं हुआ था। तो 1956 में चीफ मिनिस्टर का पद दिल्ली में जैसे ही समाप्त हुआ, गुरमुख निहाल सिंह जी वहां के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब पद समाप्त हो गया तो फिर इनको जो है राजस्थान गवर्नर के तौर पर शिफ्ट कर दिया गया और दिल्ली में यूटी की स्थापना। दूसरे जो राज्यपाल थे राजस्थान के, वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान का राज्यपाल होने से पहले 1954 से 1960 तक ये यूपी के मुख्यमंत्री थे। और दोस्तों, यूपी में एक दिग्गज कांग्रेसी नेता थे कमलापति त्रिपाठी जी। कमलापति त्रिपाठी जी के साथ में इनका जो है राजनीतिक द्वंद्व चलता रहता था और उसी राजनीतिक संकट के दौरान इनको यूपी चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन करना पड़ा और जो है इनको फिर राजस्थान शिफ्ट किया गया एज ए गवर्नर। और इस तरह से यहाँ से एक पर पार्टी भी शुरू हुई थी कांग्रेस में और उस टाइम के सरकारों में कि जो दिग्गज और पुराने नेता थे उन सबको राज्यपाल बना बना करके जो है इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाता था, ताकि जो आने वाली पीढ़ी थी उनके लिए और जो है स्थान रिक्त हो राजनीति में। तो ये एक पर पार्टी शुरू हुई कि जो पुराने दिग्गज खिलाड़ी थे राजनीति के, उनको गवर्नर बना दिया जाता था। और तो दोस्तों, जो संपूर्णानंद जी हैं, ये इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और इन्होंने जो है एक पत्रिका निकाली थी, उसका नाम था मर्यादा। और जो संपूर्णानंद जी के नाम पर राजस्थान में एक ओपन जेल है सांगानेर में, उसका नामकरण इनके नाम पर किया गया है, श्री संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर सांगानेर के नाम से। और एक जोधपुर का जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, उसका नामकरण भी संपूर्णानंद जी के नाम पर किया गया है। तो राजस्थान का एकमात्र जो है संस्थान है जोधपुर का मेडिकल कॉलेज, जिसको किसी भूतपूर्व गवर्नर के नाम पर किया गया था। साथ ही साथ दोस्तों, जो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, ये जो है इनका जीवन जो अंतिम जीवन तक काफी गरीबी में निकला था और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय पे श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी, उन्होंने इनको काफ़ी बाद में मॉनेटरी हेल्प करी। तो इस तरह से राजस्थान के जो है राज्यपाल थे दूसरे। इनके बाद में दोस्तों सरदार हुकुम सिंह जी, ये 1967 से 1970 तक राज्यपाल रहे और ये जो है भारत, पहले तो जो अंतरिम संसद थी, भारत की संविधान सभा थी, उसके सदस्य रहे। उसके बाद में जो इंटरिम पार्लियामेंट या अंतरिम संसद थी, उसके सदस्य रहे। और उसके बाद में जब पार्लियामेंट का गठन हो गया तो ये लोकसभा अध्यक्ष बने, तीसरे जो है हमारी लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह जी बने थे। और उसके बाद में फिर राजस्थान के राज्यपाल इनको बनाया गया था। इनके बाद दोस्तों जस्टिस जगत नारायण के पास चार्ज रहा कुछ समय के लिए, बस 20 नवंबर से 23 दिसंबर तक। और उनके बाद में फिर सरदार श्री हुकुम सिंह जी पुनः गवर्नर के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया और फिर इनके बाद में आए सरदार श्री जोगिंदर सिंह जी। दोस्तों, सरदार श्री जोगिंदर सिंह जी जो है ये गांधी परिवार से काफ़ी नज़दीक थे और इनको गवर्नर बनाया गया था। ये केंद्रीय जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी 1947 से पहले, उसके सदस्य थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी, जो गवर्नर जनरल के जो है विधायक काय के तौर पर कार्य करती थी। और उसके बाद ये संविधान सभा के सदस्य रहे। उसके बाद ये अंतरिम जो संसद थी उसके सदस्य रहे और फिर ये लोकसभा और राज्यसभा में भी मेंबर रहे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर सरदार जोगिंदर सिंह जी रहे। इसके बाद में दोस्तों 1900 जो है 72 से 77 तक ये राजस्थान के राज्यपाल रहे और फिर बाद में इंदिरा गांधी जी के कहने पर उन्होंने 77 में राजस्थान के राज्यपाल से रिजाइन कर दिया ताकि लोकसभा के चुनाव में भाग ले सकें। और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, बट ये बदकिस्मती से चुनाव जो है
हार गए थे उस साल में, क्योंकि कांग्रेस और इंदिरा गांधी जी का जो उस टाइम में लहर काफ़ी नेगेटिव थी आपातकाल की वजह से। तो सरदार जोगिंदर सिंह जी थे इस तरह से, और इनके बाद में चार्ज जस्टिस वेदपाल त्यागी जी पर रहा। जस्टिस जो वेदपाल त्यागी जी हैं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कैबिनेट मंत्री भी रहे थे इससे पहले। दोस्तों, जस्टिस वेदपाल त्यागी जी के बाद में राजस्थान के राज्यपाल बने श्री रघुकुल तिलक। श्री रघुकुल तिलक जो है, जब ये राज्यपाल बनाए गए उस टाइम पर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू था। इन्होंने अपना चार्ज 12 मई 1977 को ग्रहण किया और राजस्थान में 30 अप्रैल से 22 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। तो इनके शासन जो है, इनके कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन रहा था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन बनता है रघुकुल तिलक। और इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, और 1961 में जो जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय आंदोलन था उसमें भी इन्होंने भाग लिया। साथ ही साथ दोस्तों, ये आरपीएससी के सदस्य थे। 1958 से 1960 तक ये राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे, और उसके बाद 1977 में इन्होंने राजस्थान राज्यपाल बनाया गया था। तो इस तरह से दोस्तों, इनके राज्यपाल बनने पर एक विवाद भी पैदा हुआ था, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन भी दायर की गई थी। और वो पिटीशन इस बेसिस पर थी कि संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 319 डी। अनुच्छेद 319 डी बात करता है कि संघ लोक सेवा आयोग या राजस्थान या किसी भी स्टेट के जो लोक सेवा आयोग हैं, उनके सदस्य जो है बाद में भारत सरकार या किसी राज्य सरकार जो है उसके अंतर्गत कोई एम्प्लॉयमेंट ग्रहण नहीं कर सकते हैं, यानी कोई उनको जो है रोजगार उनके इसके अंतर्गत नहीं दिया सकता है। उनको एक तरीके से जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष उनको प्रोहिबिट किया गया था एम्प्लॉयमेंट लेने से बाद में। लेकिन रघुकुल तिलक जी जो थे आरपीएससी के सदस्य रहे 1958 से 60 तक, और 1977 में इनको गवर्नर बना दिया गया। तो याचिका इस बेसिस पर दायर की गई कि ये संविधान के अनुच्छेद 319 डी का उल्लंघन है, क्योंकि उनको आरपीएससी का मेंबर रहने के बाद में एज ए अंडर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉयमेंट मिला कि उनको राज्यपाल बना दिया। तो इस पर राजस्थान हाईकोर्ट की एक जो है फुल बेंच ने ये डिसीजन दिया कि भाई जो राज्यपाल का पद है ये एक एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, ये एक रोजगार नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक पद है और एक फुल फ्लैज अपने आप में एक अथॉरिटी होता है राज्यपाल, जो उसमें पूरे प्रदेश की जो है कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो निहित होती है एक तो। और एक राज्यपाल एक बहुत ही बड़ा हाई स्टेचर का जो है संवैधानिक पद होता है, तो उसको हम रोजगार की कैटेगरी में नहीं ले सकते कि वो एक एम्प्लॉयमेंट है अंडर ए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब किसी के भी अंतर्गत वो एक एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता है। और दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच के इसी डिसीजन को फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उस टाइम पे सीजेआई चीफ जस्टिस थे वो थे बाई बी चंद्रचूड़, जो आज के चीफ जस्टिस है डी वाई चंद्रचूड़, उनके फादर थे बाई बी चंद्रचूड़। उन्होंने भी जो है यही डिसीजन दिया कि जो राज्यपाल का पद है वो एक संवैधानिक पद है, हाई स्टेचर का पद है, और उसमें जो है संपूर्ण कार्यकारिणी जो है निहित होती है, तो उसको हम एक एम्प्लॉयमेंट नहीं मान सकते आर्टिकल 319 डी के तहत। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी दोस्तों श्री रघुकुल तिलक जी से जुड़ी हुई। बाद में 1900 जो है 81 तक ये गवर्नर रहे, और 1980 के चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, और जो है उस दौरान फिर इनको राज्यपाल के पद से हटा दिया गया। उस दौरान दोस्तों राजस्थान में बहुत सारे राज्यपालों को एक साथ हटाया गया था कांग्रेस की सरकार के द्वारा। तो उसको एक तरीके से 1981 का मास डिसमिसल भी कहा जाता है। मास डिसमिसल मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर किसी पद से किसी को डिसमिस करना। तो बहुत सारे राज्यपालों को डिसमिस किया गया था एक साथ, तो ये एक मास डिसमिसल कहा गया। दोस्तों जस्टिस श्री रघुकुल तिलक के डिसमिसल के बाद जस्टिस के डी शर्मा के पास चार्ज गया,
और उनके बाद में फिर एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा जी को राज्यपाल बनाया गया। 1982 से 1985 तक इनके पास चार्ज रहा। ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे थे। पीवीएसएम यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको प्राप्त था, और पद्म विभूषण जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो इनको मिला था। और ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड के अध्यक्ष भी रह चुके थे दोस्तों, एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा जी। उनके बाद में चार्ज मिला जस्टिस पीके बनर्जी को, और ये कुछ जनवरी 1985 के महीने में कुछ दिनों के लिए इनके पास चार्ज रहा। वापस से एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा जी ने ज्वाइन किया, और उनके बाद में फिर जस्टिस डीपी गुप्ता को चार्ज मिला, और उनके जस्टिस डीपी फिर उसके बाद में फुल फ्लेज गवर्नर बनाए गए बसंतराव पाटिल। बसंतराव पाटिल दोस्तों महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रहे थे, और लोकसभा के सदस्य भी ये रहे थे। 1988 में इनके रिजाइनेशन के बाद दोस्तों जस्टिस जगदीश शरण वर्मा के पास चार्ज रहा नवंबर लगभग और जस्टिस जगदीश शरण वर्मा के बाद फुल फ्लैज चार्ज दिया गया दोस्तों श्री सुखदेव प्रसाद जी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। और सुखदेव प्रसाद जी जो थे ये भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था आज़ादी से पहले। ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे, यूपी विधानसभा के सदस्य रहे थे, और केंद्रीय मंत्री ये रहे थे, और भारतीय खेल परिषद के जो है अध्यक्ष रहे थे दोस्तों सुखदेव प्रसाद जी। श्री जगदीश शरण वर्मा जी के पास गया फिर वापस से दोस्तों। जगदीश शरण वर्मा जी जो थे ये बाद में कि उस समय पे तो ये राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इसलिए इनके पास में बार बार ये चार्ज जाता रहा। जब भी राजस्थान में राज्यपाल की जो है नियुक्ति नहीं हो पाती या रिजाइनेशन होता तो इनके पास में उस टाइम पे चार्ज जाता था। तो ये चीफ जस्टिस रहे 1986 से 1989 तक राजस्थान के, और जो है बाद में ये देश के 27 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने 27 में, और ये 1997 से 1998 तक चीफ जस्टिस रहे। और फिर बाद में दोस्तों ये जो राष्ट्रीय हमारा मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष रहे 1999 से 2003 तक वाजपेयी जी की सरकार में। और 2012 में दोस्तों एक बहुत ही हेनियस और बहुत ही जिसको कह सकते दुर्भाग्यपूर्ण भी था, एक दिल्ली रेप के जो केस हुआ था, दिल्ली गैंग रेप केस 2012 का, उसके बाद में केंद्र सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी जो क्रिमिनल लॉ थे हमारे रेप वगैरह से रिलेटेड, उनकी समीक्षा के लिए कि उनको किस तरीके से बनाया जाए ताकि जो है इस तरह के घिनौने कृत्यों से जो है लगाम लगाई जा सके। तो जस्टिस वर्मा समिति बनाई गई थी दोस्तों, और ये जो है जस्टिस जगदीश शरण वर्मा ही थे जो इस समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। तो ये जस्टिस वर्मा समिति इन्हीं के नाम पर थी। और फिर 89 से 1990 तक फिर वापस से सुखदेव प्रसाद जी के पास चार्ज रहा दोस्तों। ये 20 फरवरी 1989 से 2 फरवरी 1990 तक। इनके बाद में दोस्तों श्री मिलाप चंद जैन जी के पास चार्ज रहा। श्री मिलाप चंद जैन 1990 3 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1990 तक 10 दिन मात्र इनके पास चार्ज रहा। उसके बाद में दोस्तों प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी को जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया राजस्थान का। ये जो है इनका जन्म उस टाइम के बांग्लादेश में हुआ था, और 1933 में, उस टाइम तो बांग्लादेश बना भी नहीं था मतलब उस टाइम। और जो है राज्यसभा के सदस्य रहे थे, केंद्रीय मंत्री ये रहे थे दोस्तों जैसे प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जी। और जो एक इंडिया फ्रांस संयुक्त आयोग था, जॉइंट कमीशन नियुक्त किया गया था, उसके ये अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। इनके बाद में डॉक्टर स्वरूप सिंह के पास चार्ज रहा 1991 से 93 तक। और उसके बाद में डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी को नियुक्त किया गया राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे दोस्तों, और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे, और ये हैदराबाद के थे दोस्तों। इन्होंने आंध्र विभाजन समिति तथा छात्र कांग्रेस की स्थापना की थी, और अंतरिम संसद जो थी देश की उसके भी ये सदस्य थे। इनके बाद में दानिकलाल मंडल जी के पास चार्ज रहा 31 मई 1993 से 29 जून 1993 तक। और उनके बाद में दोस्तों श्री बलिराम भगत जी को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। श्री बलराम भगत जी जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे थे दोस्तों। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, और इन्होंने जो है
अंतरिम संसद के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य रहे, केंद्रीय विदेश मंत्री ये रहे दोस्तों। और उसके बाद ये लोकसभा अध्यक्ष 1976 से 77 तक रहे थे दोस्तों। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं अभी तक जो लोकसभा अध्यक्ष रहने के जो है बाद में किसी राज्य के या राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो इनसे पहले दोस्तों एक थे सरदार हुकुम सिंह जी जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, और उनके बाद में ये हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे श्री बलराम भगत जी। दोस्तों उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने बताया कि उन्होंने भाग लिया था। तो उस दौरान इन्होंने कुछ साप्ताहिक अखबारों और पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। उनके नाम थे दोस्तों क्विट इंडिया और अवर स्ट्रगल। ये दो तो पत्रिकाएं थी जिनका उन्होंने संपादन किया, और ये भूमिगत रूप से चलाई गई थी इनके द्वारा, क्योंकि 1942 के आंदोलन में काफ़ी मात्रा में जो है गिरफ्तारियां हो रही थी। और राष्ट्रदूत नामक अखबार की उन्होंने शुरुआत करी थी दोस्तों 1947 में बाद में। इनके बाद दोस्तों सरदार दरबारा सिंह को जो है नियुक्त किया गया राजस्थान के राज्यपाल के तौर पर। सरदार दरबारा सिंह पंजाब के जो है राजनेता थे। ये पंजाब विधानसभा के स्पीकर रहे थे, और ये जो है राजस्थान के राज्यपाल रहते हुए ही इनकी जो है डेथ हुई थी दोस्तों। तो ये पहले राज्यपाल थे राजस्थान के जो डाइड इन ऑफिस, यानी कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिनकी जो है मृत्यु हुई है। तो ये राज्य के पहले राज्यपाल थे सरदार दरबारा सिंह। उनके बाद में दोस्तों एल टिबरेवाला जी के पास चार्ज गया 1998 24 मई से 15 जनवरी 1999 तक। इनके बाद टिबरेवाल जी के चार्ज रहते हुए दोस्तों जस्टिस श्री अंशुमान सिंह को जो है राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक इनके पास राज्यपाल का चार्ज रहा दोस्तों। जस्टिस श्री अंशुमान सिंह दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के जज रह चुके थे, और 1998 में ये राजस्थान जो राज्य विधिक सेवा अधिकरण होता है उसके अध्यक्ष रहे दोस्तों। और विधिक सेवा अधिकरण के बाद में उनको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया 2003 में। के बाद दोस्तों 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक जो है श्री निर्मल चंद जैन जी की नियुक्ति की गई 14 मई 2003 से 22 सितंबर 2003 तक। और श्री निर्मल चंद जैन जी जो है ये इनकी विशेषता ये थी कि ये वित्त आयोग के सदस्य रह चुके थे, फाइनेंस कमीशन के मेंबर ये रह चुके थे, लोकसभा के सदस्य ये रह चुके थे दोस्तों। और ये मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल जिनको बोलते हैं महाधिवक्ता वो भी रह चुके थे दोस्तों। और ये दूसरे राज्यपाल थे राजस्थान के जो ऑफिस में राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी। ये राजस्थान के दूसरे राज्यपाल हैं दोस्तों। पहले सरदार दरबारा सिंह, उनके बाद निर्मल चंद जैन जिनकी राज्यपाल के पद पर रहते हुए मृत्यु हुई दोस्तों। 22 सितंबर की मृत्यु के बाद दोस्तों कैलाशपति मिश्रा जी के पास चार्ज गया, और उनके बाद 14 जनवरी 2004 को श्री मदन लाल खुराना जी को राज्यपाल राजस्थान का नियुक्त किया गया। उस समय दोस्तों केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी भाजपा की, और मदन लाल खुराना जी भाजपा के व्यक्ति थे, दिल्ली में मुख्यमंत्री रह चुके थे बीजेपी के, और इनको राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे केंद्र में। दोस्तों दिल्ली जो है इसमें विधानसभा 1956 में जब वहां से राज्य जो है मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी सिफारिशों पर दिल्ली को यूटी बना दिया गया। तो 1956 के बाद दोस्तों 1993 में दोबारा से दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ, और 1993 में चुनाव हुए, और वहां पे जो है मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ। तो मदन लाल खुराना जी पहले मुख्यमंत्री 1993 में चुने गए थे दोस्तों दिल्ली के। ये इनका जो है विशेष था। इनके बाद में टीबी राजेश्वर जी के पास चार्ज गया 1 नवंबर 2004 से 7 नवंबर 2004 तक, और फिर जो है फुल फ्लेज गवर्नर बनाया गया श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को। ये 8 नवंबर 2004 से श्रीमती प्रतिभा पाटिल 8 नवंबर 2004 से 23 जून 2007 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। इनकी विशेषता ये थी दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, और राज्यपाल के पद पर रहते हुए ये राष्ट्रपति बनी, और ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 2007 से लेकर 12 तक ये भारत की राष्ट्रपति रही, और भारत की ये 12वीं राष्ट्रपति थी।
तो ये इनकी विशेषता थी दोस्तों। इनके बाद डॉक्टर AR किदवई जी के पास चार्ज गया जब डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी को राष्ट्रपति बना दिया गया, तो डॉक्टर AR किदवई जी के पास चार्ज गया। किदवई जी हरियाणा बंगाल के गवर्नर रहे थे और ये राज्यसभा में सदस्य भी रहे थे। और दोस्तों इनको पद्म विभूषण जो है वो भी मिला था। तो ये दूसरे राज्यपाल हैं जिनको पद्म विभूषण मिला था। इनसे पहले जो राज्यपाल थे एयर चीफ मार्शल OP मेहरा, उनको पद्म विभूषण मिला था जो है। और एयर चीफ मार्शल OP मेहरा के बाद ये दूसरे राज्यपाल थे दोस्तों जो कि पद्म विभूषण जिनको मिला था दोस्तों। इसी कड़ी में दोस्तों एक बात आपको बतानी थी, जो राजस्थान के दूसरे राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद, इनके बारे में एक और जो है फैक्ट वो छूट गया था कि ये डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे थे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन भी है कि डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य कौन रहे थे। तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद हैं जो डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे थे। इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास करके एक नागरिक प्रचारणी सभा से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ और उसका जो है इन्होंने संपादन भी किया था डॉक्टर संपूर्णानंद ने। और दोस्तों नैनीताल में एक वेधशाला है, सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर है, उसकी स्थापना भी इन्होंने करी थी। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि नैनीताल में सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर की स्थापना राजस्थान के कौन से राज्यपाल जुड़े हुए हैं, तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं जो नैनीताल में। बेसिकली थोड़ा सा कनेक्शन ये होता है कि डॉक्टर संपूर्णानंद यूपी से थे, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे और जो है उस टाइम पे उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था। तो नैनीताल जो है उत्तराखंड में आता है और नैनीताल में इन्होंने सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर की स्थापना में जो है योगदान दिया। तो यूपी का और उत्तराखंड का ऐसा कनेक्शन होके थोड़ा सा याद करने में इसमें आसानी रहेगी। वापस से हम चलते हैं हमारे राज्यपाल की कड़ी में। 35वें जो सीरियल नंबर पर है श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। शैलेंद्र कुमार सिंह 6 सितंबर 2007 से 1 दिसंबर 2009 तक राज्यपाल रहे और ये IFS ऑफिसर थे दोस्तों, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। और ये विदेश सचिव रह चुके थे और उनको जो है राज्यपाल नियुक्त किया गया राजस्थान का। बीच में कुछ दिनों के लिए चार्ज श्री रामेश्वर ठाकुर जी के पास रहा। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उस समय पे। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह की डेथ जो है 1 दिसंबर 2009 को हो गई थी दोस्तों। तो ये तीसरे राज्यपाल थे राजस्थान के जो राज्यपाल के पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई हो। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह ये तीसरे राज्यपाल हुए दोस्तों। तो इस तरीके से पहले 2 राज्यपाल जो थे जिनकी राज्यपाल के पद पर रहते हुए डेथ हुई राजस्थान में, वो थे दोस्तों, पहले थे श्री निर्मल चंद्र जैन, श्री सरदार दरबारा सिंह और पहले थे, और उसके बाद श्री निर्मल चंद्र जैन, और उसके बाद ये तीसरे थे दोस्तों श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। इनके बाद में चार्ज गया श्रीमती प्रभा राव के पास। श्रीमती प्रभा राव 3 दिसंबर से 24 जनवरी तक तो इनको चार्ज रहा और उसके बाद में फिर इनको फुल फ्लेज राजस्थान का राज्यपाल जो है बना दिया गया 25 जनवरी 2010 से 26 अप्रैल 2010 तक ये रही। ये दोस्तों महाराष्ट्र की मंत्री थी पहले और लोकसभा की सदस्य भी रह चुकी थी और 26 अप्रैल 2010 को इनकी राजस्थान का राज्यपाल रहते हुए मृत्यु हो गई। तो ये चौथी राज्यपाल हुई राजस्थान की जिनकी ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हुई। और इनके मृत्यु के पश्चात दोस्तों श्री शिवराज पाटिल जी थे, ये जो है इनके पास चार्ज गया। ये पंजाब के उस समय पर राज्यपाल थे और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ये दोस्तों पूर्व लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। तो ये तीसरे राज्यपाल है राजस्थान के जिनके पास जो है लोकसभा अध्यक्ष रहे और ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके थे दोस्तों। ये 2004 से 8 तक गृह मंत्री रहे थे भारत के। और इस तरीके से दोस्तों ये तीसरे व्यक्ति हुए जो लोकसभा स्पीकर भी थे पहले और फिर राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए। और इनके चार्ज के बाद में दोस्तों श्रीमती मार्गरेट अल्वा को फुल फ्लेज राज्यपाल बनाया गया 12 मई 2012 से और 7 अगस्त 2014 तक ये राज्यपाल रही दोस्तों। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रही थी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रही थी और ये सार्क देशों की मंत्री स्तर की बैठक की अध्यक्ष रही थी दोस्तों। ये सार्क देशों की जो मंत्री स्तर की बैठक थी ये
1986 में हुई थी दोस्तों, उसकी अध्यक्ष रही थी। और 1987 को इस बैठक ने बाल का वर्ष के रूप में घोषित किया था। तो ये जो बैठक थी ये महिला एवं बाल मुद्दों पर थी, और 1987 को बाल का वर्ष भी घोषित किया गया था। श्रीमती मार्गरेट अल्वा दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जो है पदों पर रही। यूएन में इनको महिला दशक पर भाग लेने का मौका मिला था। 1986 में दोस्तों शांति के लिए विश्व महिला सांसदों की एक प्रतिनिधि मंडल जो है बनाया गया था यूएन द्वारा, उसकी अध्यक्ष रही थी दोस्तों। 1986 में ही रीगन गोर्बाचोव समिट हुई थी दोस्तों, आइसलैंड के रिजविक शहर में, उसमें इन्होंने भाग लिया। ये रीगन गोर्बाचोव जो समिट थी ये जो है अमेरिका के उस समय पे प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, और जो है रसिया के जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके जो महासचिव थे गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव, उनके बीच में ये बैठक थी। और ये जो आइसलैंड देश के रिजविक शहर में हुई थी। ये आइसलैंड देश दोस्तों जो डेनमार्क है और नॉर्वे कंट्री है, इन दोनों के बीच में समुद्र में एक आइलैंड है, उसका नाम है आइसलैंड। और ये आइसलैंड की राजधानी थी रेजविक, जहाँ पे ये समिट हुई थी। न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए ये समिट समय पर हुई थी दोस्तों। और नेशनल चिल्ड्रन बोर्ड की उपसभापति भी मार्गरेट अल्वा जी रही थी। और रोम में एक अंतर्राष्ट्रीय विकास समिति गठित की गई थी 1997 में, उसकी कार्यकारिणी में ये सदस्य रही थी दोस्तों। तो काफ़ी महिलाओं और बच्चों से जुड़ी हुई जो अंतर्राष्ट्रीय कुछ पहल थी उनमें ये काफ़ी तो सक्रिय तौर पर रही दोस्तों। तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद में 2014 8 अगस्त से 3 सितंबर 2014 तक श्री राम नायक जी के पास चार्ज रहा। ये यूपी के राज्यपाल थे राम नायक जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। यूपी में इनको राज्यपाल बनाया गया था, तो उनके पास चार्ज चला गया। उसके बाद दोस्तों 4 सितंबर 2014 को फुल फ्लैज राज्यपाल बनाया गया श्री कल्याण सिंह जी को, राजस्थान का। कल्याण सिंह जी राजस्थान के 23वें राज्यपाल बने दोस्तों, और ये यूपी के पहले 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, 1991 में और 1997 में। 1991 में जब ये यूपी के चीफ मिनिस्टर थे दोस्तों, तो उस समय पर बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान के किस राज्यपाल के समय पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, तो कल्याण सिंह जी। 9 सितंबर 2019 तक ये राज्यपाल रहे, और पूरे 5 साल ये जो है राजस्थान के राज्यपाल रहे दोस्तों। तो ये राजस्थान के जो है चौथे व्यक्ति थे जो पूरे 5 साल राज्यपाल रहे अब तक के राज्यपालों में। और बाकी 3 जो थे वो दोस्तों कौन कौन थे? सबसे पहले थे राज प्रमुख सवाई मान सिंह जी, ये 1949 से 1956 तक राजस्थान के राज प्रमुख रहे। उसके बाद सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी 1956 से 62 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। ये राज्यपाल के पद पर प्रथम व्यक्ति थे राजस्थान के राज्यपाल के पद पर। और सरदार गुरमुख निहाल सिंह जी के बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद 1962 से 67 तक पूरे 5 साल राज्यपाल रहे। और उनके बाद में कल्याण सिंह जी 2014 से 2019 सितंबर तक राज्यपाल रहे। तो ये राज्यपाल के तौर पर जो है चौथे व्यक्ति थे। इस तरह से दोस्तों 4 व्यक्ति जिन्होंने पूरे 5 साल केवल जो है कंप्लीट किए। और 9 सितंबर 2019 को कल्याण सिंह जी जो है इस्तीफे के बाद श्री कलराज मिश्रा जी को 24वां राज्यपाल राजस्थान का नियुक्त किया गया। और 9 सितंबर 2019 से अब तक श्री कलराज मिश्रा जी राज्यपाल हैं राजस्थान के। श्री कलराज मिश्रा जी राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं 3 बार। ये 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, और ये यूपी गवर्नमेंट में मंत्री रहे थे। उसके बाद 2014 से 2017 तक केंद्र की मोदी सरकार में ये जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री रहे थे दोस्तों, कैबिनेट मंत्री। तो कलराज मिश्रा जी अभी भी राजस्थान के राज्यपाल हैं। इस तरह से दोस्तों जो राज्यपाल से जुड़ा हुआ है कि भूतपूर्व राज्यपालों की एक संपूर्ण डिटेल पूर्ण होती है। अभी हम जो है चलते हैं कि राज्यपाल से जुड़े हुए जो संवैधानिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। और अनुच्छेद कंप्लीट होते ही हमारा राज्यपाल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, संविधान के भाग 6 में अध्याय 2 में राज्यपाल जो है से जुड़े हुए अनुच्छेद निहित हैं। और अनुच्छेद 153 153 बात करता है कि राज्य के जो है राज्यपाल के बारे में। और
ये बात करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति दो राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है। अब ये जो प्रावधान है दोस्तों कि एक व्यक्ति दो राज्यों में भी राज्यपाल हो सकता है, ये संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया था, और ये मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में 1956 में संशोधन करके जोड़ा गया है। क्योंकि 1956 तक सभी राज्यों में एक एक राज्यपाल थे, लेकिन 1956 में ये जरूरत महसूस हुई कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में किसी अन्य राज्यपाल को किसी राज्य का चार्ज देना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति दो राज्यों में भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है दोस्तों, और ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित रहेगी और राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा कर सकता है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित रहती है? राज्यपाल में। और ये जो है अनुच्छेद 154 इस बात की पुष्टि करता है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए है अनुच्छेद 155, और ये कहता है कि दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मोहर से वारंट जारी करके करता है। यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की सील एंड जो है हस्ताक्षर एवं मोहर से होता है। राज्यपाल की पदावधि दोस्तों 156 अनुच्छेद, और पदावधि जो है राज्यपाल की वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगी। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति रिजाइन करना चाह रहा है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे सकता है अपना, और इन दोनों स्थितियों के अधीन ही 5 वर्ष तक की अवधि तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। और 5 वर्ष भी निश्चित नहीं है दोस्तों, अगर 5 वर्ष किसी राज्यपाल को संपूर्ण हो जाते हैं तो भी जब तक नया राज्यपाल नियुक्त नहीं हो जाता वो राज्यपाल कंटिन्यू करेगा। तो नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है, लेकिन वो जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल पूरे होने से पहले भी राज्यपाल को हटा सकता है। अब ये प्रसाद पर्यंत जो है ये क्या शब्द है कि भाई राष्ट्रपति का प्रसाद क्या होता है? ये प्रसाद पर्यंत इंग्लिश में इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर बात करता है दोस्तों कि अगर किसी को प्लेजर है तो वो तब तक उसको बनाए हुए है, अगर उसका प्लेजर खत्म हो गया तो कहेगा कि जाओ आप हटो यहाँ से। तो इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनको प्लेजर के तौर पर हटाया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे पद हैं जिन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो इससे रिलेटेड दोस्तों संविधान में 3 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के लिए यहाँ पर संविधान में 3 प्रावधान किए गए हैं दोस्तों, और वो 3 प्रावधान कहते हैं कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर जो है संविधान में जितने भी पद हैं उनके लिए 3 तरह की टेन्योर होती हैं। एक टेन्योर होती है कि जिसमें जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल को एब्सोल्यूट प्लेजर होता है। आप पहले ये देख लीजिए, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ कि ये हो सकता है आपके ऊपर से जा रहा हो कि ये प्लेजर है क्या। एक होता है दोस्तों प्लेजर विद रेस्ट्रिक्शन, यानी कि प्रतिबंधों के साथ प्रसाद पर्यंत। एक होता है संपूर्ण प्रसाद पर्यंत, और एक हो जाएगा आपका प्लेजर नॉट एट ऑल। प्लेजर बिल्कुल भी नहीं, प्लेजर नॉट एट ऑल। अब ये जो है दोस्तों एब्सोल्यूट प्लेजर जो है आपका, ये आपकी बात करता है कि जी मतलब राष्ट्रपति या गवर्नर के पास एब्सोल्यूट प्लेजर है कि मतलब फुल प्लेजर है कि वो जब चाहें किसी को हटा सकते हैं। तो ये किन पदों पर लागू होता है? एक तो मंत्री, अगर राष्ट्रपति है तो केंद्र में मंत्री, और राज्यपाल है तो राज्य में मंत्री। एक आपका हो गया
केंद्र में है तो राष्ट्रपति है तो अटॉर्नी जनरल, और राज्यपाल है तो आपका एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। और एक हो गया आपका खुद राज्यपाल, जो कि राष्ट्रपति के एब्सोल्यूट प्लेजर पर होता है। राष्ट्रपति के पूर्ण जो है प्रसाद पर्यंत राज्यपाल जो है अपना पद धारण करता है। तो ये तो पद हैं जो संविधान में है एब्सोल्यूट प्लेजर के अंतर्गत, टेन्योर के अंतर्गत। यानी कि किसी भी मंत्री की टेन्योर फिक्स नहीं है कि भाई उसको सरकार 5 साल रहेगी तो उसको मंत्री भी 5 साल रहना है। जिस दिन चाहे राज्यपाल उसको मंत्री पद से हटा सकता है, या राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री को मंत्री पद से हटा सकता है। वो एब्सोल्यूट प्लेजर है राष्ट्रपति या राज्यपाल का। लेकिन क्या मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने आप उसको हटा देंगे? नहीं। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, या फिर राज्य का मुख्यमंत्री सिफारिश करेगा राज्यपाल को, तो ही राज्यपाल मंत्री या केंद्रीय मंत्री को हटाएगा। ऐसे ही अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता के बारे में सेम, कि कभी भी जो है उसको सिफारिश करके राष्ट्रपति या राज्यपाल से हटवाया जा सकता है। और ऐसा ही राज्यपाल के बारे में है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करके केंद्र सरकार किसी भी राज्यपाल को कभी भी उसके पद से हटवा सकती है। तो इसमें कोई भी जो है न्यूनकर नहीं है कि भाई इसको क्यों हटाया, या कोई रीजन बताओ। कोई भी कारण बताने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति को कभी भी किसी भी राज्यपाल को हटा सकती है। ये हो गया एब्सोल्यूट प्लेजर। एक होता है प्लेजर विद रेस्ट्रिक्शन। संविधान में एक अनुच्छेद है 310, ये बात करता है आईएएस आईपीएस की, आर्मी के कर्नल, लेफ्टिनेंट यानी आर्मी ऑफिसर की। तो ये दोस्तों आईएएस आईपीएस आर्मी ऑफिसर या स्टेट पीसीएस के ऑफिसर जो होते हैं, या फिर और भी बहुत तरह की स्टेट सर्विसेज होती हैं, या केंद्रीय जो ऑल इंडिया सर्विस हैं उनके ऑफिसर, ये सब जो होते हैं ये पद धारण करते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्लेजर पर, लेकिन प्लेजर विद रेस्ट्रिक्शन। यानी कि इनको हटाना याद आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, कि मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति के मन में किया कि फलाने आईएएस को हटाना है और हटा दिया, और रीजन भी नहीं बताया क्यों हटाया भाई। तो इन लोगों के पास जो है एक रेमेडी होती है कि वो कैट में जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण होता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये जा सकते हैं और उस पर जो है रेट लगा सकते हैं कि भाई ये बिना किसी कारण के हमें हटाया गया है। तो इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो भी अधिकरण है वो एडजुडिकेट इस मैटर को कर सकता है कि इसमें राष्ट्रपति को एब्सोल्यूट प्लेजर नहीं है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को, कि वो किसी ऑफिसर को उसके पद से बिना किसी कारण बताए हटा सकता है। उसको हटा तो सकता है वो, लेकिन कारण बताना पड़ेगा, उसमें रीजन होना चाहिए। तो ये है प्लेजर विद रेस्ट्रिक्शन। एक होता है प्लेजर नॉट एट ऑल, यानी कि जहाँ कोई प्लेजर नहीं, मतलब ऐसे मतलब मन में किया कि भाई राष्ट्रपति या राज्यपाल के कि फला उसको हटाना है तो वो नहीं हटा सकते। तो ये कौन कौन से पद हैं जिनमें प्लेजर नॉट एट ऑल है, जिनमें बिल्कुल प्लेजर काम नहीं आता है? तो ये पद हैं जैसे कैग का, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज। ये जो पोस्ट है इनको आप ऐसे नहीं हटा सकते कि भाई केंद्र सरकार ने या प्रधानमंत्री ने रिकमेंड किया और राष्ट्रपति ने हटा दिया, या मुख्यमंत्री ने राज्यपाल जी को लेटर लिखा और राज्यपाल ने उसको हटा दिया। नहीं। जैसे निर्वाचन आयोग है आपका, सेंट्रल जो है इलेक्शन कमीशन जो है, तो सीईसी जो है, इनको आप ऐसे ही नहीं हटा सकते। इनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इम्पीचमेंट। मतलब आपको विधानसभा या लोकसभा, मतलब दोनों, लोकसभा है तो दोनों सदनों से, और विधानसभा है तो एक सदन या विधान परिषद है तो दोनों सदनों से बहुमत से, और उपस्थित और वोटिंग करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है आपको विधेयक पारित करके या प्रस्ताव जो है अपना पारित करके इम्पीचमेंट करना पड़ेगा इन पदों का, तब जाके इनको हटाया जा सकता है। तो ये एक संवैधानिक और लेजिस्लेटिव प्रक्रिया है, काफी लंबी,
तो इनको इस तरीके से पद से हटाना बहुत आसान नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो है कैग होता है या जुडिशरी है या हाई कोर्ट है, ये सब स्वतंत्र इसीलिए है क्योंकि इनको जो है बहुत आसानी से हटाया नहीं जा सकता। तो ये यहाँ पे प्लेजर जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल का बिल्कुल काम नहीं करता है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेजर नॉट एट ऑल। तो ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर या फिर प्रसाद पर्यंत का मतलब कि भाई ये प्रसाद है क्या राष्ट्रपति का, ये प्रसाद पर्यंत है। तो वापस हम आते हैं दोस्तों अपने चैप्टर पर। यहाँ हम देख रहे थे कि राष्ट्रपति की पदावधि जो है अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156 के अंतर्गत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहती है और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। और अगर ये दोनों ही कारण नहीं होते कि राष्ट्रपति भी नहीं हटाता है राज्यपाल को और राज्यपाल जो है त्याग पत्र भी नहीं देता है, तो वो 5 साल के लिए अपनी पद पर रह सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 157 बात करता है योग्यताओं की दोस्तों, अर्हताओं की। तो किसी भी राज्यपाल जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 साल की आयु होनी चाहिए, 35 साल की आयु पूर्ण होनी चाहिए दोस्तों। तो 35 साल की आयु पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि 35 साल का भी है तो भी नहीं बन सकता है, 35 साल कंप्लीट होने चाहिए तभी राज्यपाल बन सकता है। ये बात का ध्यान रखना, माइनर थोड़ा सा वो रहता है इनमें। और भारत का नागरिक होना चाहिए। अब वो नागरिक कैसे, जन्म से है या फिर उसने अर्जित किया नागरिकता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो आज की डेट में नागरिक होना चाहिए, ये याद रखना दोस्तों। उसके बाद 158 अनुच्छेद बात करता है कि भाई पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं, कि राज्यपाल क्या क्या नहीं होना चाहिए। शर्तें हैं तो वो MP MLA नहीं होना चाहिए किसी राज्य का, या किसी उसका लोकसभा या राज्यसभा का MP नहीं होना चाहिए। और अगर वो MP है और अगर वो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और वो जो है राज्यपाल की ऑफिस एंटर करता है, यानी कि उसको पद को धारण करता है, तो वो MP या MLA उस डेट से नहीं माना जाएगा, यानी कि उस दिन से उसका रिजाइनेशन मान लिया जाएगा कि उन्होंने MP MLA पद से रिजाइनेशन दे दिया अपना, और उनका वह पद रिक्त माना जाएगा। और दूसरी शर्त है कि कोई लाभ का पद उनको धारण नहीं करेंगे वो। और 2 राज्यों में नियुक्ति होने पर वेतन भत्ते दोनों राज्य भारत करेंगे। ये याद रखना दोस्तों कि अगर किसी राज्यपाल की कोई राज्यपाल अगर किसी राज्य के राज्यपाल हैं और उनको किसी अन्य राज्य का चार्ज भी दिया जाता है, तो जो है वेतन भत्ते दोनों राज्य भारत करेंगे। ये यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो वेतन भत्ते हैं वो दोनों राज्य भारत करेंगे, ना कि केंद्र, ना कि केवल एक राज्य, दोनों राज्य भारत करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 159 है दोस्तों शपथ से रिलेटेड, कि राज्यपाल जो है शपथ जो है हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस या फिर कोई और वरिष्ठतम जज जो है संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण की शपथ दिलाता है दोस्तों। संविधान के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, संरक्षण यानी प्रोटेक्शन और प्रतिरक्षण यानी डिफेंस। तो संविधान और विधि की शपथ राज्यपाल लेता है, ये याद रखना दोस्तों। अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से ही बन सकता है कि राज्यपाल कौन सी शपथ लेता है, तो वो है कि राज्यपाल संविधान और विधि की शपथ लेता है। आर्टिकल 160 बात करता है दोस्तों राज्यपाल की जुडिशरी शक्ति की, कि राज्यपाल को किसी को सजा मिलती है तो उसके निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति है। दंडादेश की जो है शक्ति है, तो उस विधि के संबंध में जिसमें राज्य की कार्यकारी शक्ति हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल है किसी की सजा को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, परिहार कर सकता है, रिमिट कर सकता है या लघुकरण कर सकता है, उसका कम्यूट कर सकता है। जैसे किसी को फांसी की सजा मिली है उसको उम्र कैद में बदल सकता है राज्यपाल, तो ये कहते हैं लघुकरण। निलंबन, किसी को फांसी की सजा मिली है उसकी फांसी को निलंबित कर सकता है, यानी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। तो लेकिन ये सभी जो शक्ति है राज्यपाल की केवल तभी लागू होंगी जब जो सजा मिली है वो उस क्राइम में मिली है जिस क्राइम में उस राज्य ने जो है उस राज्य ने कोई अधिनियम एक्ट बना रखा है, कोई कानून पारित कर रखा है, उस कानून के तहत सजा मिली हो, तो ही उस राज्य के राज्यपाल जो है निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं।
उसके बाद में अनुच्छेद 163 बात करता है दोस्तों कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो है अनुच्छेद 163। तो राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एवं सलाह एवं सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। नोट यह है कि दोस्तों कि संविधान में जहां कहीं विवेक अनुसार लिखा हो वहां राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता नहीं लेगा तथा साथ ही निम्न बिंदुओं पर कोई विवाद नहीं होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि राज्यपाल को जहां कहीं भी संविधान में विवेक अनुसार यानी कि अपनी खुद की डिस्क्रिशन पावर यूज करने का लिखा गया है वहां पे राज्यपाल ये जो मुख्यमंत्री की सलाह एवं सहायता है इसके हिसाब से काम नहीं करेगा। जैसे किसी राज्य में चुनाव हुए और वहां पे हंग विधानसभा है यानी कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, 200 सीटें जैसे राजस्थान विधानसभा में और कांग्रेस को 90 मिली, बीजेपी को 80 मिली, बाकी सब और किसी को गई, निर्दलीयों को गई, तो किसी के पास भी बहुमत नहीं है। तो अब राज्यपाल की डिस्क्रिशन पावर है वो कि वो कांग्रेस को भी बुला सकता है या फिर बीजेपी को भी बुला सकता है सरकार बनाने के लिए। उसके पास कोई मतलब ये दबाव नहीं है कि वो किसको बुलाए, ये उसका स्वयं का विवेक है और वो इस विवेक का यूज करने में किसी मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानेगा। तो लेकिन सामान्यतः ये पार्टी है कि सबसे बड़ी पार्टी को ही बुलाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के अलावा अगर कोई गठबंधन भी है बड़ा तो उसको भी बुला सकते हैं। अब इसमें यह है कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक प्रयोग के लिए है या नहीं, इन बिंदुओं पर कोई विवाद नहीं होगा। यानी कि कोई विषय राज्यपाल के विवेक प्रयोग के लिए है या नहीं, राज्यपाल के विवेक अनुसार कार्य करने की विधि मान्यता नहीं जांची जाएगी। मतलब किसी भी कोर्ट में आप इस चीज को डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि ये विषय तो राज्यपाल के विवेक के लिए है और ये नहीं है। इसका निर्णय स्वयं राज्यपाल ही करेगा कि कौन सा विषय उसके विवेक अनुसार प्रयोग के लिए है और इसको किसी भी कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं किया जा सकता ये बात। और राज्यपाल के विवेक अनुसार कार्य करने की विधिमानता नहीं जांची जा सकती। मतलब जैसे अभी उदाहरण दिया था मैंने कि हंग सरकार है, हंग विधानसभा है, कांग्रेस को 90 मिले, बीजेपी को 80 सीटें मिली और बाकी निर्दलीयों और किसी के पास गई। तो अगर राज्यपाल ने बीजेपी यानी कि 80 सीटों वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे दिया तो इसको फिर कोर्ट में कांग्रेस जाके डिस्प्यूट नहीं कर सकती कि भाई राज्यपाल को हमें बुलाना चाहिए था, हमारे पास 90 सीटें नहीं। जब तक आपके पास बहुमत नहीं है वो राज्यपाल का विवेक अधिकार है कि वो किसी को भी बुला सकता है अगर स्पष्ट बहुमत किसी के पास नहीं है तो। और उसको तुम कोर्ट में डिस्प्यूट नहीं कर सकते कि ये राज्यपाल ने गलत किया है। तो ये बात ये भी कह रहा है कि भाई उसको हम डिस्प्यूट नहीं कर सकते, उसकी विधि मान्यता नहीं जांच सकते। और तीसरा है कि किसी न्यायालय में इस बात को नहीं जांचा जाएगा कि क्या मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी या नहीं और क्या सलाह दी है। तो अगर जैसे राज्यपाल मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह एवं सहायता के हिसाब से काम करता है तो कहीं पे किसी डिसीजन में किसी कोर्ट में इस बात की भी जांच नहीं हो सकती कि भाई राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद के हिसाब से काम किया नहीं और मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी और राज्यपाल ने उसके हिसाब से काम किया कि नहीं, इस चीज को नहीं जांचा जा सकता। तो ये एक तरीके से जो है जुडिशरी के जो दायरा है उसके बाहर है। उसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल कौन कौन से ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहला तो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। अभी मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के टाइम पे बताया था कि मंत्री खुद राज्यपाल और जो अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता ये सब जो है एब्सोल्यूट प्लेजर के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। तो मंत्री जो है राज्यपाल के एब्सोल्यूट प्लेजर पर रहते हैं कि राज्यपाल जब चाहे उनको मंत्री पद से हटा सकता है, लेकिन राज्यपाल काम करता है मुख्यमंत्री की सलाह एवं सहायता के हिसाब से। तो किसी मंत्री को राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह एवं सहायता से हटाता है, वहां राज्यपाल को विवेक अनुसार या डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है
और महाधिवक्ता के पद का धारण भी जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही होता है। जब भी चाहे महाधिवक्ता को राज्यपाल हटा सकता है। महाधिवक्ता की योग्यता, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो उसको महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। यानी कि उस हाई कोर्ट के जज बनने के लिए जो योग्यता है वही महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता है। और जो है अब हाई कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से जी हाई कोर्ट जज योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। हाई कोर्ट जज बनने के लिए पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। ये तो ज़्यादातर पदों में है ही, संवैधानिक पद जो हैं। भारत का नागरिक हो, उसके पास LLB या LLM की डिग्री हो। तीसरी योग्यता है कि वो किसी जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक उसने होल्ड की हो, यानी कि किसी डिस्ट्रिक्ट को जज का कोर्ट का या किसी सेशन कोर्ट का, मतलब वो मतलब जुडिशरी लोअर जुडिशरी में या जज रहा हो, जुडिशियल ऑफिस उसने हेल्ड की हो, और वो भी 10 वर्ष तक। या फिर इसी में एक दूसरा ऑप्शन है कि वो वकील रहा हो हाई कोर्ट में, एडवोकेट इन हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। 10 वर्ष तक उनने एज एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की हो, 10 वर्ष तक। ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज जो है बनाया जा सकता है। ये बनाता कौन है? कॉलेजियम सिस्टम है हाई कोर्ट का खुद का, सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये हैं हाई कोर्ट के जज की योग्यताएं। तो ये सेम योग्यताएं जो हैं महाधिवक्ता के लिए लागू होती हैं। अब अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। तो राज्य की सरकार के समस्त कार्यपाल का कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होते हैं, पहली बात तो। दूसरा ये कि आदेश एवं पत्र राज्यपाल के बनाए गए नियमानुसार निष्पादित किए जाएंगे एवं इस पर कोई विवाद नहीं होगा। यानी कि पहले से ही हर राज्य में राज्यपाल के ऑफिस से नियम बनाए गए हैं, और वो नियम तय है कि भाई कौन सा कार्य कौन सा अधिकारी करेगा, कौन सा कार्य कौन सा अधिकारी करेगा। और जो है विधानसभा एक्ट पारित करके ये नियम बनाती रहती है कि कौन से अधिकार कौन से अधिकारी के पास हैं। तो इस तरीके के नियम जो है राज्यपाल के बनाए गए नियम अनुसार ये निष्पादित जो है कार्य किए जाते हैं। और अपने विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर बाकी कार्यों का मंत्रियों में आवंटन के नियम राज्यपाल बनाएगा ताकि सरकार के कार्यों में सुविधा हो। यानी इसके कहने का मतलब है कि भाई जो जहाँ कहीं भी संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अपने विवेक अनुसार कार्य करेगा, तो वहां तो वो अपनी जो है पावर को डेलीगेट कर नहीं सकता है, या किसी अधिकारी को अपने विवेक का यूज का मतलब है कि राज्यपाल स्वयं से वो विवेक का यूज करेगा, ना कि उसको डेलीगेट करेगा किसी अधिकारी को करने के लिए। तो वहां तो कार्यों का आवंटन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी सब जो कार्य है उनका आवंटन मंत्रियों में जो है करेगा राज्यपाल, ताकि सरकार चलाने में सुविधा हो। इसका कहने का मतलब ये है। तो अपना जो एक क्वेश्चन था शुरुआत में कि भाई निम्नांकित में से कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? तो वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब यहाँ दो ऑप्शन है, मुख्यमंत्री की सलाह से या मुख्यमंत्री की सिफारिश से। तो मुख्यमंत्री की सिफारिश तो है नहीं, संविधान में एक शब्द है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह या सहायता से कार्य करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ सही, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह से। तो ये है अपना। अब यहाँ पे कई प्रकार के ऐसे आदेश और जो है वो हैं कि भाई यहाँ ये कह रहा था कि समस्त कार्यपाल का कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। यानी कि सरकार अगर कोई गजट नोटिफिकेशन निकालती है तो वो राज्यपाल के नाम से निकालेगी। अगर किसी अखबार में किसी बिड या निविदा की सूचना निकाल रही है तो वो भी राज्यपाल के नाम से निकालेगी। यानी कि इस जो अनुच्छेद 166 है इसका मतलब है इसमें कि भाई जितना भी कि सरकार की पब्लिक या आम जनता से
इंटरेक्शन के जितने भी पत्र व्यवहार अधिसूचना या जो भी होंगे वो सब राज्यपाल के नाम से ही निकाले जाएंगे। लेकिन अगर जैसे किसी विभागीय अधिकारियों के बीच के आपसी पत्र व्यवहार हैं या फिर आपसी आदेश हैं तो उनमें राज्यपाल के नाम का होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर छोटे ऑफिसर को लिखता है या छोटा ऑफिसर बड़े ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है, तो ऐसे कई जो पत्र व्यवहार होते हैं विभागीय या आपस के जो प्रशासनिक होते हैं उनमें जो है राज्यपाल के नाम से जरूरी नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब ये था। अब हम बात करते हैं, अगला अनुच्छेद है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। तो राज्यपाल को राज्य के प्रशासनिक एवं विधायी विषयों के बारे में जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है। ठीक है, कर्तव्य। और कौन कौन से विषय में? प्रशासनिक और विधायी विषय। प्रशासनिक का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी का मतलब लेजिस्लेटिव। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव डिसीजन या आदेश या फिर कदम या स्टेप जो भी मतलब राज्य सरकार लेती है उन सब के बारे में राज्यपाल को जानकारी देने का जो कर्तव्य है वो किसका है? मुख्यमंत्री का। अब मुख्यमंत्री आगे से ही इसको राज्यपाल को कम्युनिकेट कर सकता है, जानकारी दे सकता है कि उन्होंने कौन कौन से प्रशासनिक या विधायी निर्णय लिए हैं। या फिर राज्यपाल अगर खुद से भी मांग ले कि भाई हमें ये जानकारियां दो, तो मुख्यमंत्री को जानकारियां देनी होती हैं, ये उनका कर्तव्य है। या फिर राज्यपाल कहे कि भाई इस विषय पर जो है मंत्रिपरिषद को विचार करना चाहिए, तो वो विषय भी जो है मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखवाता है। तो इस तरीके से ये मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 167 में निहित है। इस तरीके से दोस्तों राज्यपाल का चैप्टर हमारा संपूर्ण होता है। कुछ अनुच्छेद हैं जहाँ पर राज्यपाल की भूमिका होती है, लेकिन वो अनुच्छेद जैसे या तो लेजिस्लेटिव विधानसभा से रिलेटेड है या फिर राष्ट्रपति से रिलेटेड है या तो वो जो या फिर मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है कुछ अनुच्छेद, तो उनका जिक्र हम जब विधानसभा या मुख्यमंत्री का चैप्टर जो है करेंगे अगला, उसमें उनका जिक्र हो जाएगा। यहाँ पे जो सीधे सीधे राज्यपाल से जुड़े हुए अनुच्छेद थे उनकी बात हमने की थी। और आप अगर राज्यपाल से जुड़े हुए प्रश्न देखेंगे पुराने सालों में, तो वो सभी प्रश्न जो है हमारे इन जो बताया गया है यहाँ पे उन सब से कवर होते हैं दोस्तों। अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं कि इनके हमने जो पढ़ा है उनके आंसर यहाँ मिलते हैं या नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है। तो 167 में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि राज्यपाल को प्रशासनिक एवं विधायी विषयों के संबंध में जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, स्पष्ट कहा था मैंने कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य है दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका यहाँ पे कि राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। 2, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है? ये मैंने बताया था दोस्तों आपको कि ये प्रावधान किया गया था संविधान 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के तहत, कि एक व्यक्ति को जब 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग बना दोस्तों और उसने कई राज्यों का जो है गठन करवाया, तो राज्यपाल जो है राज्यपालों की कमी हो गई सभी राज्यों में बनाने के लिए। तो केंद्र सरकार ने जो 7वां संशोधन अधिनियम पारित करके ये प्रावधान किया कि भाई एक राज्य का कोई राज्यपाल है तो उसको भी चार्ज हम दे सकते हैं कुछ समय के लिए किसी अन्य राज्य का भी। तो ये प्रावधान कर दिया 7वें संशोधन अधिनियम से कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये हमने यहाँ पे देखा दोस्तों, राज्यपाल को सहायता में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो ये नियुक्ति हो गई अनुच्छेद 163 के अनुसार। अनुच्छेद 163(1) के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं दोस्तों? डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में हम जब जानकारी दे रहे थे तो आपको बताया कि डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य ये रहे थे। राजस्थान के निम्नलिखित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जगत नारायण, वेदपाल त्यागी, केडी शर्मा, पी.के. बनर्जी एकदम व्यवस्थित हैं दोस्तों। ABCD हमने यहाँ पे देखा था। सबसे पहले
जगत नारायण जी के पास चार्ज गया, उसके बाद वेदपाल त्यागी के चार्ज, उसके बाद के.डी. शर्मा के पास चार्ज, उसके बाद पी.के. बनर्जी के पास चार्ज। तो ये जस्ट एकदम व्यवस्थित थे। ये हमने देख ही लिया दोस्तों इस क्वेश्चन का कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य का आवंटन करता है मंत्रियों के बीच में। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सरदार श्री गुरमुख निहाल सिंह जी को राज्यपाल का प्रथम राज्यपाल जो है, इन्होंने ऑफिस जो है ज्वाइन करी 1 नवंबर 1956 से, लेकिन दोस्तों इनको नियुक्त किया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व निम्नांकित में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? तो ये थे दोस्तों श्री कल्याण सिंह जी के पहले श्री ये श्री राम नायक जी। 8 अगस्त से 3 सितंबर 2014 तक इनके पास चार्ज रहा। यूपी के गवर्नर थे, तो इनको राजस्थान का चार्ज भी दे दिया था श्री राम नायक को। और उनके बाद में श्री कल्याण सिंह जी की फुल फ्लैज जो है नियुक्ति की गई। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा राम नायक जी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने साथियों के बीच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।